फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके, वो सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एक वीडियो मैं अभी आप लोगों को जो है और प्रोवाइड करूंगा, एक ही 2 दिन में, मतलब कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप सभी लोगों को फिजिक्स सेकंड पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनको आप सभी लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संयंत्र का मतलब होता है द्रव्यमान का अनुपात होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब ई और बट्टे में संयंत्र का मतलब द्रव्यमान एम। देखिए, आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, आप सभी को पता है भाई। और बटे में आ जाइए, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आप सभी को पता होना चाहिए, होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है 1.77 × 10 की पावर 11 मिलेगा आपको 1.75। ठीक है, जब आप भाग करोगे 1.75 मिलेगा, हालांकि 0.0175 मिलेगा, लेकिन दशमलव जब आप इधर बढ़ाओगे तो 1.75 मिल जाएगा। और 1.7 को हम 1.77 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, इसलिए 1.77 लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी लोगों ने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R², यही तो होता है। अगर हमें इस एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो 4 पाई तो वैसे भी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर जब हम निकालेंगे तो ये आपका देखिए ऊपर हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में आपका हो जाएगा R², और ये F आ जाएगा भाई बटे में, यानी इनटू में F हो जाएगा। अब Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो कूलाम का गुणा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, बटे में नीचे R दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो R² मीटर² हो गया। और इनटू में बल था, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन पहले लिख लीजिए, यानी इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर², यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मात्रक निकालना भी आप सभी को आना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। 8 कूलाम यानी Q बराबर आपको यहाँ पर 8 दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप Q बराबर सूत्र लगाओगे Ne, कौन सा सूत्र लगाओगे, Q बराबर Ne, तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा Q और बटे में E। Q का मान है 8 और E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19, यही तो है। तो देखिए, ये पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 16 पंचे होता है भैया 80, और 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 10 की पावर 19 जो हो जाएगा वो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न 2015 में आया है। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितना आप सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, उसका आंसर बताइएगा। 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध बताइए, क्या होगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखा जाता है। E बराबर आपका होता है F/Q। कितना होता है, E बराबर होता है F/Q। F बल है, बल का मात्रक होता है भैया न्यूटन, और Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पर अगर मिल रहा है ऑप्शन में तो उसी को टिक कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम मिल रहा है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 अन्य और भी मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, दूसरा आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध पढ़ा था, E बराबर ΔV/x, जहाँ दूरी थी, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट प्रति
देखिए दूरी दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक होता है और विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो जूल प्रति कूलाम अगर आप लिखोगे तो इनटू में मीटर भी हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर जो होता है वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये सारे मात्रक यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं। अभी मैंने विद्युत क्षेत्र के 3 मात्रक बताए, ये प्रश्न 2014, 2018, 2019 में पूछा गया है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है, मैंने अभी बताया। वोल्ट प्रति मीटर होता है भैया। जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर ये भी होता है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जूल प्रति कूलाम जो होता है वो विद्युत विभव का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा और विद्युत विभवांतर की परिभाषा भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आई है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3 होगा वो आपका सही हो जाएगा। ये जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, विद्युत विभव का मात्रक है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। न्यूटन प्रति कूलाम तो ये है ही नहीं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट मीटर जो है ये आपका किसका मात्रक है, ये आपका मात्रक है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये तो वेबर होता है, यहाँ वेबर है नहीं। वोल्ट प्रति मीटर तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम यानी F/S/C ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो ये मात्रक है वोल्ट मीटर ये आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से r² के अनुक्रमानुपाती होगी। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के अनुक्रमानुपाती नहीं होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है देखिए, यहाँ पर आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है E बराबर 1/4πε0 के, ठीक, Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको इतना हटा दिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और ये सूत्र मैं आपको पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र E, ठीक, वेक्टर E में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसका सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, दोनों ये सदिश राशियां होती हैं और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्योंकि तुमने बल आघूर्ण टाउ बराबर पढ़ा होगा PE sin थीटा, पढ़ा है कि नहीं? हमेशा देखिए टाउ बराबर PE sin थीटा पढ़ा है। और साइन जया किस में आती है? जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। कब आती है? जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, यानी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तब PE sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी। तो देखिए 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक इन चारों में से है आपका विद्युत रोधी। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऊपर वाला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला जा रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक है। हमने बताया कि विद्युत विभव V बराबर आपका होता है W/Q। तो इसका एक मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक, और दूसरा मात्रक यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखिए कार्य का मात्रक जूल और इसका आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो हो जाएगा वो आपके इस प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। देख सकते हो यहाँ पर मैंने भी बताया था कि विद्युत विभव का मात्रक पूछा जाता है। अगर विद्युत विभवांतर का पूछा जाएगा तब भी यही होगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है। जबकि विद्युत विभव में क्या होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। E बराबर 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? भाई आप सोचिए,
आपने वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर V/R पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डेल V बाई डेल एक्स आप सभी लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस E के स्थान पर हम 0 रख दें तो 0 बराबर हो जाएगा V/R। अगर इसके नीचे एक मान के हम कैंची गुणा करें तो V बराबर हो जाएगा 0। क्या V का मान किसी पर निर्भर कर रहा है? अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मैंने 0 रखा तो V बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी V का मान R पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? V बराबर 0 आ गया, इसका मतलब V का मान R पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस चीज़ को आप सभी को याद रखना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कितने प्रश्न मैं आप सभी को करा रहा हूँ। आप सभी लोग अपनी कॉपी लेकर टिक करते रहिए कि आप कितने प्रश्नों को सही किए, इससे आपका मूल्यांकन होगा और आपके बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी होगी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव E, ठीक है, क्रमशः वैद्युत विभव तो V है, E नहीं है, ठीक है, क्रमशः E तथा V है, E तथा V में संबंध क्या होगा? ठीक है, तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव प्रवणता में संबंध E बराबर V/R। बस वहाँ पर आपने E बराबर आपने पढ़ा था डेल V/डेल एक्स। डेल एक्स दूरी थी, यहाँ पर दूरी R है तो ये आपकी हो जाएगी। तो E बराबर कितना हो जाएगा? V/R। ठीक है ना? 2017 में प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी लोगों ने निकाली है ना? तो वहां पर आप सभी लोगों ने देखिए पूछा गया कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वो निर्भर करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वो F अनुक्रमानुपाती 1/r³ होता है। कितना होता है? F अनुक्रमानुपाती 1/r³ होता है। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर इतनी बात? ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है? तो आप सभी ने पढ़ा है कि C बराबर होता है Q/V। ठीक है, इसका धारिता का एक मात्रक पिको फैरेड या फैरेड या माइक्रो फैरेड भी होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें सूत्र से तो आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट जो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होगा। ठीक है, ये तो सभी का सही होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा भाई? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य होगा? बताइए आप लोग क्या रहेगा भाई? वायु में रखे दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान होगा वो क्या होगा भाई? घट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? आपने पढ़ा है संचित ऊर्जा बराबर हाफ CV²। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस इसी सूत्र में वैल्यू रखना है। तो देखिए 1/2 हो जाएगा C। धारिता कितनी भाई? 100 माइक्रोफैराड, इसका मतलब 10 की घात -4। इतना तो आप समझ रहे हो। 100 का मतलब 10 की घात 2, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, -6 -2 -4 बचेगा। और V² 10 का V का मान कितना है? 10 वोल्ट। तो यहाँ पर V² है, 10 का स्क्वायर करोगे 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2। तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर 2 ये आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस कितना भाई? 2। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, और बटे में आपका 2 भी तो बच रहा है। तो 1/2 का मतलब भैया होता है 0.5 और इंटू में 10 की घात -2 पहले से ही है। ठीक है, तो 0.5 गुणे 10 की घात -2, या आप इस पॉइंट को इधर बढ़ाओगे तो घात में एक उधर बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 5 गुणे 10 की घात -3। तो आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी चालक में
3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ये हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 18 है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। प्रति सेकंड का मतलब भैया यहाँ पर t बराबर 1 लिया जाएगा। आपने पढ़ा है Q बराबर IT, अगर Q के स्थान पर NE रख दें तो NE बराबर IT हो जाएगा। अगर हमको N का मान निकालना है तो IT बटे में कितना हो जाएगा भाई, E हो जाएगा। I की अगर हम बात करें तो I का मान 3.2 है और एम्पियर है ना, एम्पियर धारा है। तो उसके बाद यहाँ पर टी मतलब प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, और बटे में E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -2। तो ये 16 दूना 32 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हटा लेंगे तो, और सॉरी यहाँ पर 10 की घात -19 है, ठीक है, और 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19 हो जाएगा। 2 गुणे 10 की घात 19 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व, जिसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल, और अपवाह वेग, जिसको हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, वीडी में क्या संबंध है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है जे बराबर NEVD, ठीक है, ये जो होता है धारा घनत्व तथा अपवाह वेग वीडी में क्या होता है भाई, संबंध होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो वैद्युत धारा घनत्व है ये बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, और अनुगमन वेग की भी परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए इन दोनों परिभाषाओं को आप तैयार कर लीजिएगा, रिलेशन को आप तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। मैं आपको बता दूं, मैंने आप सभी लोगों को इसको बताया था कि इसका एक सूत्र होता है नया प्रतिरोध R डैश बराबर N² R। कितना गुना किया गया है भाई, 2 गुना किया गया है। तो N के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और गुणे में प्रतिरोध कितना है 50 ओम, तो 50 रखेंगे, 50 का 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 50 ओम है, धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, तो N के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जो प्रतिरोध है वो आपका 50 ओम है, 50 ओम रख देंगे तो 4 गुणे 50 बराबर 200 ओम, यानी यहाँ पर जो नया प्रतिरोध होगा वो 200 ओम होगा। इसी तरीके से लंबाई 3 गुनी कर दी जाएगी तो N के स्थान पर 3 रखेंगे, लंबाई 4 गुनी कर दी जाएगी तो N के स्थान पर 4 रखेंगे। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस टाइप का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है रख दिया जाता है। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली वैद्युत शक्ति को P से लिखते हैं। आपको यहाँ पर P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो P का मान देखिए, आपने एक P बराबर VI भी सूत्र पढ़ा है, P बराबर आपने V² भी एक सूत्र पढ़ा है, याद आया कुछ, P बराबर V² तो यहाँ पर जो बल्ब, देखिए आप कोई भी बल्ब खरीदने जाते हो तो बल्ब पर जो है उसकी क्षमता और उसका विभवांतर लिखा होता है, और इन दोनों चीज़ों से आप जो है उसके प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आप इसके प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए P बराबर आपको दिया गया है, V बराबर आपको दिया गया है, तो P बराबर VI लगा के I का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद ओम का नियम लगा के प्रतिरोध R बराबर V/I ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात करोगे, और मैं बता दे रहा हूँ लगाना आप सभी लोगों को है। सबसे पहले जो है आपको P बराबर VI लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर P का मान दिया गया है, V का मान दिया गया है, तो धारा I का मान आपको पता चल जाएगा। जब धारा का मान पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको सूत्र लगाना है R बराबर V/I, ठीक है। अब V के स्थान पर आपको 220 वोल्ट ही रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर बल्ब का प्रतिरोध निकालिए, अभी 110 वोल्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। V के स्थान पर 220 और I का मान रखोगे तो यहाँ से R का मान आपको पता चल जाएगा। अब जब बल्ब का प्रतिरोध पता हो गया और आपको क्या निकालना है, 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, आपको व्यय होने वाली शक्ति निकालना, P बराबर आप सूत्र लगा देना V² R, ठीक है। तो V का जब मान रखोगे तो अब V का मान यहाँ पर रखना है आपको 110, तो 110 गुणे 110 हो जाएगा, और बटे में आप प्रतिरोध का मान रखोगे, ठीक है। कितना रखोगे, प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान भैया 44 गुणे 11 आएगा, 11 एकम 11, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11,
11 चौक 44, ऊपर आपका भैया 100 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा और 25 चौको होता है 100, यानी बल्ब में बेम होने वाली जो शक्ति हो जाएगी वो 25 वाट की हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2017 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। जब बल्ब की शक्ति और उसका विभवांतर दिया जाए, ठीक है, और किसी भी अन्य वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए और उसमें शक्ति निकालना हो तो सबसे पहले बल्ब का हम प्रतिरोध निकालेंगे। सूत्र आना बहुत जरूरी भैया, सूत्र नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि किसी तार का विद्युत प्रतिरोध जो है वो 500 में है, तो इसकी जो है वैद्युत चालकता कितनी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो वैद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता बोलते हैं। तो 1 प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान 500, इसको जब भाग करोगे पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, अभी भी नहीं जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, 500 दूना 1000, यानी 0.002 ओम। मतलब ये आपको थोड़ा सा हमने गलती की क्या भाई, एक बार अगेन भाग करते हैं, थोड़ा सा कहीं गलती हुई है। 1/500, देखिए पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, अब ये 1000 हो गया, 500 दूना 1000, ठीक है, और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो 0.002 ओम की पावर -1 क्यों होगा, क्योंकि 1 आपने प्रतिरोध लिखा है ना, तो ओम ऊपर जाएगा प्रतिरोध का मात्रक, तो 0.002 ओम की पावर -1, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत चालकता आपकी यही हो जाएगी। चलिए भाई समझ में आ गई ना बात, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, फिजिक्स फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है, या आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है। नंबर 1 केवल वैद्युत क्षेत्र, नंबर 2 केवल चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 3 वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 2019 में भी पूछा गया है और 2013 में भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिए कमेंट बॉक्स में करिए, हम देखते हैं कितने लोग जो है इसका राइट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर ही दोगे। ठीक है, एक धारावाही जो चालक होता है उसके चारों ओर उत्पन्न जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र सदैव केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है एक गतिमान आवेश के कारण केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 1 2 दोनों सही है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। अभी आपसे क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था कि गतिमान आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, भैया चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र लेकिन उत्पन्न किससे किससे किया जा सकता है, गतिमान आवेश के द्वारा भी और केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा भी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई 24 था। ठीक है ना, बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इसमें लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, या वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सभी को याद रखना है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहोगे सर जी ये कैसे, तो आपने पढ़ा है, देखिए आपने φb बराबर पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स बराबर बी इंटू ए। तो बी का मान निकालना है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर हो जाएगा φb/a। φb यानी फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक है, और बट्टे में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अभी और सारे मात्रक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको मैंने रिलेशन आप सभी लोगों को कराया है, अभी जल्द ही इसका रिलेशन मैंने कराया था। तो आप सभी लोगों ने वहाँ पर μ0 बराबर 1/√c, अरे मतलब कुल मिला के आपने इसका मान निकाला था, तो ये ऐसे आया था c बराबर 1/√μ0 ठीक है। इसके मात्रक की अगर बात करें तो ये वैल्यू जो है वो
प्रकाश की चाल यानी c के बराबर है और चाल का मात्रक भैया मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। ज़्यादा सोचना समझना नहीं कि इसका अलग से मात्रक निकालने लगो और क्वेश्चन गलत कर दो। ठीक है, सूत्र पता होना चाहिए। c बराबर 1/√μ0 होता है। c प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। चाहे 1/√μ0 लिखें या μ0 की पावर -1/2 लिखें, बात सेम ही है। और मैंने बताया इसका मान जो होता है c के बराबर होता है। c प्रकाश की चाल है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को नहीं टिक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मात्रक CGS पद्धति में है और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे लिखा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर, ये मैं मान सकता हूँ क्योंकि 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं और 10⁸ 10⁻2 मिला के 10⁻10 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है आपका। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर 9 है, ये होगा ही नहीं। ये किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए उत्तर भी लिखा है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन आवेश जिसका आवेश E है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। अगर भैया एक चीज समझिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वो v वेग से चलता है, वो भी समांतर की बात कही जाएगी, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो होगा भैया 0। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से प्रविष्ट होता है, इसके पथ की त्रिज्या। भैया ये सूत्र याद रखना, इस सूत्र पर आधारित एक न्यूमेरिकल आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, क्या होता है, r बराबर होता है mv/qb। पथ की त्रिज्या क्या होती है, पथ की त्रिज्या mv/qb होती है। अगर यहाँ पर कोई आवेशित कण इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो न्यूमेरिकल में आपको v का मान दिया जाएगा और b का मान दिया जाएगा, m और q का मान नहीं दिया जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का मान अपने मन से फिल करना होगा, तभी ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को कठिन लगने लगता है। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा, r बराबर mv/qb। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा इस क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर भाई 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोला जा रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। जब लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वो कैसा होता है भाई, वृत्ताकार होता है। क्या होता है भाई, वृत्ताकार होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, देखिए आपने पढ़ा है, यहाँ पर क्या पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है IA, पढ़ा है सभी लोगों ने कि नहीं। I का मात्रक एम्पियर होता है, A का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक एम्पियर, A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2011-2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे इस क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में ये बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान होता है। इसका 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हो। F बराबर QVB, F बराबर QVB। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल का मान F बराबर QVB होता है। ठीक है, लॉरेंट बल F बराबर IBL sin थीटा होता है। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2016-18 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया कि वैद्युतशीलता जिसको हम सारे नॉट से प्रदर्शित करते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं कि माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा। तो वेग का मतलब मैंने बताया प्रकाश की चाल। ठीक है, तो C बराबर अभी मैंने बताया 1/√μ0ε0 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 33 था।
क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण की परिभाषा भी एग्जाम में कई बार आई है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम द्विघात का कोण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद होगी तो तुरंत टिक कर दोगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक अभी मैंने बताया एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अभी इस क्वेश्चन को बताया, दोबारा रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं। ठीक, तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। देखिए भैया, आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, tan थीटा बराबर v/h। ठीक है, v/h है, जहां पर क्षैतिज घटक जो है वो आपका h है और ऊर्ध्वाधर घटक जो है आपका v है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, ये बराबर होने की स्थिति में कैंसिल हो जाएंगे, एक हो जाएगा। और tan कितने की वैल्यू एक होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू एक होती है, यानी थीटा बराबर यहाँ से आपका 45 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में ये बोला जा रहा है कि यदि ई तथा एच वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं तो E/H का मात्रा क्या होता है। ये आज के इस क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। होमवर्क के लिए इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हम देखते हैं कितने बच्चे जो है पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके हमें बताइएगा, रिप्लाई हम करेंगे। किसी स्थान पर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, जिसको मैंने कहा कि अभी किससे प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज घटक को H से प्रदर्शित करते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर घटक को H से प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज घटक को H से प्रदर्शित करते हैं। और नमन कोण 30 डिग्री दिया गया है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। अभी मैंने आपको सूत्र बताया, tan थीटा बराबर आप सूत्र लगा दीजिए v/h। आपको यहाँ पर v का मान निकालना है, h का मान दिया गया है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। रख दीजिए, मान निकाल लीजिए। इसका आंसर आएगा 3.4 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी एक चैप्टर देखिए बीच में छूट रहा है। कौन सा चैप्टर छूट रहा है भाई, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके भी अभी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ अलग से, यहाँ पर हमने छोड़ दिया थोड़ा सा। देखिए लिखा है कि वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। Vrms IRMS आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। Vrms बराबर आपने पढ़ा है V0/√2। ठीक है, तो यहाँ पर V0 की वैल्यू है 200 और बटे में √2 हो जाएगा। और √2 का आप ऊपर नीचे जब परमेयकरण करोगे तो नीचे 2 हो जाएगा, 2 को 200 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा और ऊपर √2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 100√2 हो जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को आता रहा होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता भी है। और पूछा जाता है कि प्रेरकत्व का मात्रक है भाई, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम सेकेंड होता है। यह भी आप सभी लोगों को आना चाहिए। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। एक प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √ प्रतिरोध का स्क्वायर कितना है आपका 8 का स्क्वायर लिखेंगे, सूत्र सभी को पता है। और प्रतिघात कितना दिया गया 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 100 का √ कितना होता है भाई 10 होता है। यह आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघात यहाँ पर प्रतिबाधा निकालने के लिए बोला जाता था। प्रतिबाधा भी एक प्रकार की क्या है, बाधा है, यानी प्रतिरोध है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम, मात्रक ओम ही लिखा जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न 2015-2020 में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे लास्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि
यदि वेक्टर ई वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, वेक्टर बी वेक्टर ई वेक्टर बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। चैप्टर में पहला ही सूत्र है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक, कैसी होती है भाई, अनुप्रस्थ होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, औरत किरणें हैं, बीटा किरणें नहीं हैं। ठीक है, ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। 2017-2018 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं स्थिर वैद्युत आवेश के द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा, आवेशहीन कण के द्वारा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश के द्वारा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग हैं पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं गामा तरंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है तरंग की आवृत्ति का, तरंग दैर्ध्य का, तरंग के वेग का, तरंग के आयाम का। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो सभी लोगों जानते हो, उम्मीद करता हूं मैं, तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कई बार पढ़ा भी होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 47 था। अभी मैंने आप सभी को बताया कि एक चैप्टर आपका छूट गया है। चलिए उसके भी आप सभी लोगों को हम क्या करा देते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक, तो आ गए हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर पहला बहुविकल्पी प्रश्न, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है लेंज के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा, एम्पियर के नियम के द्वारा। तो लेंज के नियम के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा का सदैव पता चलता है। लेंज का नियम होता है प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। सभी लोगों को याद होना भी चाहिए। ठीक है, पहला जो नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम, जिसको हम न्यूमैन के नियम से जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम जो होता है भैया ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग टिक करके आते हैं आवेश संरक्षण, तो गलत हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम किसके अनुरूप उत्पन्न होता है वो आप सभी को याद होना चाहिए। और लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? वो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। बढ़ते अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51, लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? आवेश का संरक्षण अभी मैंने बताया, चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण अभी आप सभी लोगों ने टिक भी किया है। ये प्रश्न 2010, 12, 13 प्रश्न देखिए कभी भी घुमाया जा सकता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता की परिभाषा सभी लोग पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि L/R की बीमा होगी जहां L प्रेरकत्व है, R प्रतिरोध है। तो आप सभी लोगों ने निकाला भी होगा। ये जो होता है वो किसके बराबर होता है? सेकंड के बराबर आता है जब L/R का हम मात्रक निकालते हैं। तो सेकंड का मतलब सेकंड की बीमा होती है T होती है, तो इसकी बीमा T हो जाएगी, m⁴, L⁴ और T। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा L/R की बीमा सेकंड के बराबर होती है। तो ये आज के क्लास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में फिजिक्स फर्स्ट पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पर सारे आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिजिक्स सेकंड पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं सारे सॉल्व करा दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा है कि सर जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करा दीजिए, उसकी देखिए मैं मैराथन ही आप सभी लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।